टोक्यो से कुछ डे टूर्स भी होते हैं और अपनी जो गाड़ी है वो आ चुकी है और अब चलने वाले हैं। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और आज जो ट्रिप होने वाली है ये माउंट फूजी की ट्रिप होगी, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। कितने की होती है, वर्थफुल है या नहीं, क्या क्या देखने को मिलता है, सब जानेंगे। आप लोग बस साथ में बने रहना। माउंट फूजी टोक्यो से लगभग 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन हम फूजी कावागुची नाम की जगह पर जा रहे थे, जहां से इसका व्यू सबसे परफेक्ट दिखता है, जो 100 किलोमीटर ही दूर था और रास्ते बेहद खूबसूरत थे। सुबह 8 बजे निकले थे और लगभग 2.5 घंटे के सफ़र करके मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर शिमो योशिदा नाम के रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ से पूरा एक टूर होता है जो लगभग घंटे भर का होता है। उस घंटे भर के टूर में क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये पूरा रेलवे स्टेशन है, बहुत प्यारा सा है, बहुत क्यूट सा है, वो सब आपको दिखाता हूँ। और यार मतलब जापान वाली वाइब यहाँ पर आ रही है कि जापान के कोर एरियाज़, अंदर वाले एरिया में अब आ चुके हैं। अभी तक तो सिटी देखा था, लेकिन यार ये अलग है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ से अब हम पैदल आगे बढ़ रहे थे एक श्राइन की तरफ, और इसके रास्ते भी बहुत ब्यूटीफुल से थे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद हम श्राइन पहुँच गए, जहाँ हमारे मंदिरों की तरह ही पहले हाथ पांव धोते हैं। हमने यहाँ पर इनके प्रे करने का तरीका भी देखा, जो पहले सर झुकाते हैं और फिर 2 बार क्लैप करते हैं। ये पूरा एरिया अराकुरेयामा शेंगेन पार्क में है और लगभग 10 मिनट की और चढ़ाई करके आप ऐसे पॉइंट पर आते हो जो इस डे टूर की आइकॉनिक प्लेस है। लगभग 20-25 मिनट की मेहनत और उसके बाद ये व्यूज़। ये रहा वो श्राइन, वो टेम्पल, और उसके बैक साइड में जो अभी दिख नहीं रहा है और बादलों के बीच ढका हुआ है वो है माउंट फूजी। दूर एकदम बहुत ऊंचा सा ये माउंटेन है। मतलब जब आप गूगल पे पिक्चर्स वगैरह देखोगे ना तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कैसा दिखाई देता है इस टेम्पल के साथ वो माउंटेन। हालांकि यहाँ से पूरी नीचे की जो सिटी है वो सिटी भी देखने को मिल रही है, और माउंटेन और ग्रीनरी, वैली, ये टेम्पल सब कुछ दिख रहा है और मतलब अमेजिंग व्यू है। ये सब कुछ मतलब फ़ोटो वीडियो में उतना नहीं समझ में आता है, पर जब आप अपनी आँखों से यहाँ पर आके इसको देखते हो, इसको महसूस करते हो, तो आप इसका असली मज़ा ले पाते हो। यहाँ पर जब भी आप जापान आ रहे हो ना, ज़रूर आना। ये माउंट फूजी की ये ट्रिप है, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसके बाद और भी बहुत कुछ है। माउंट फूजी पूरे जापान का सबसे हाईएस्ट पीक है, जो लगभग 3776 मीटर ऊंचा है। और बेसिकली ये एक वोल्केनो है जो लास्ट टाइम 1707 में इरप्ट हुआ था, लेकिन अभी भी इसे एक्टिव ही मानते हैं। यहाँ की आप ट्रैक भी कर सकते हैं। इस ट्रैक को डे ट्रिप में करना है तो 5 स्टेशंस की ट्रैक करके आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ट्रैक हार्ड है। पूरी समिट की विद रिटर्न ट्रैक में 2 से 3 दिन लगते हैं। अराकुरेयामा के बाद हमें कुछ और पॉइंट्स पर ले जाया गया, जहां से माउंट फूजी के अलग अलग व्यूज दिखते हैं, लेकिन बादलों की वजह से हमें वो व्यूज नसीब नहीं हुए। हालांकि यहाँ की फोटोज देख के समझा जा सकता था कि ओपन वेदर में वो व्यूज कितने खूबसूरत होते होंगे। फिलहाल मेरे सामने जो व्यू है ना, उसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि नहीं मुझे भी नहीं मालूम। आप व्यू देख रहे होगे यहाँ पर, ये अभी ग्रीन ग्रीन है। जब विंटर का टाइम होता है ना, तब यहाँ पर चेरी ब्लॉसम यानी कि वो पूरे कलरफुल पेड़ देखने को मिलते हैं। और अभी का सीन भी अगर आपको दिखाऊं और बताऊं तो ये आप देखो, अभी तो ये यहाँ पे पूरा ग्रीन है, ये पूरा एक गार्डन है और यहीं पर पाथवे बना है और ये पीछे पूरी लेक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर व्यू देखने को मिल रहा है। तो आप कभी भी आओ, यहाँ पे खूबसूरती तो आपको देखने को मिलेगी ही, लेकिन नो डाउट आपको जब विंटर में आते हो तब ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं अभी आ गया कि आपको दिखा सकूं और आप जब आओ तो आप उस ब्यूटी को देख पाओ जो शायद मैंने मिस कर दी, लेकिन आगे फ्यूचर में कभी ज़रूर आऊँगा। लंच का टाइम अभी हो गया था, तो लंच में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उसको आप ध्यान रखना। पहली चीज़ तो आपका इंक्लूड नहीं रहता है इस टूर में। सेकंड चीज़, आपको कुछ भी वेजिटेरियन वाला जहाँ पे रोका है वहाँ पे कुछ भी मुझे मिला नहीं, तो अपने साथ कुछ स्नैक्स वगैरह या कुछ पैक फूड, जहाँ भी आप होटल वगैरह जो भी आप कर रहे हो, अपना अरेंजमेंट आप खुद करना, कहने का मतलब ये है।
फुजीकावागुची सिटी में जब आप और अंदर जाते हो तो आपको ये और भी ब्यूटीफुल लगता है। वैसे आप यहाँ लगभग 1500 रुपए एक साइड के खर्च करके टोक्यो के शिबुया एरिया से बस के थ्रू भी आ सकते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हैं तभी इस तरह से आना बेटर होगा। जापान की जो ट्रिप है ना, मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था, मतलब सालों से प्लान कर रहा था, लेकिन फ़्लाइट नहीं बुक कर पा रहा था। रीज़न ये था कि यार जब भी मैं फ़्लाइट सर्च करता था ना, काफ़ी कॉस्टली आती थी, 50,000 60,000 राउंड ट्रिप फ़्लाइट के लिए लगते थे। लेकिन मैं यूँ ही सर्च कर रहा था, तो सर्च करते हुए मुझे जोमुंग के बारे में पता चला। जोमुंग पर मैंने मेंबरशिप ली और भाई साहब क्या डील्स उस पर मिली। मतलब यहाँ पे मेरे की फ़्लाइट तो लगभग 40,000 से कम में हो गई राउंड ट्रिप। इसके साथ ही डोमेस्टिक फ़्लाइट फ्री मिली। मतलब यार अगर मालूम ही नहीं होता तो कैसे करते हैं। तो ये सारी डील्स आपको जोमुंग पर पता चलती है। आपको अगर बुक करना होगा, ना केवल जापान की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनली कहीं भी आपको जाना होगा, आप एक बार चेक कर लेना, आपको काफ़ी क्रेज़ी डील्स मिल जाएगी और यार सस्ते में घूम लोगे। क्योंकि मेन चीज़ तो फ़्लाइट होता है, फ़्लाइट की टिकट सस्ती हो गई तो ट्रिप सस्ती हो गई। लंच के बाद हमें लेक के किनारे एक गार्डन में ले जाया गया और ये जगह फ्लावर्स से भरी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जहां आप यहाँ के लोकल फ्रूट्स भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग आइसक्रीम ट्राई कर रहे थे, पर मैंने कुछ जापानीज ट्राई किया। अभी मुझे यहाँ पर एक डिश दिखी जो कि वेजिटेरियन है, लिट्टी जैसा दिख रहा है जो ग्रीन ग्रीन पर है, लेकिन ये बेसिकली राइस केक है। नाम है इसका जापानीज मोची और मोकी भी बोल सकते हैं। मोकी और मोची मोची बोलते हैं। वो गरम गरम है, देखते हैं। देखो आप, ऐसा अंदर कुछ है। मीठा है ये, और मुझे लग रहा है वैसे तो स्वीट पोटैटो का टेस्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि स्मैश्ड बीन्स है, राजमा को इसको स्मैश करके इसमें डाला गया है और टेस्ट अच्छा है यार। ये जापानीज़ मोची पसंद आई मुझे। 150 येन की है, मतलब कि 90 रुपये की। ओइशी पार्क से हम ओशिनो हक्काई के लिए गए, जहां आपको पॉन्ड में फिशेस देखने को मिलती है। कुछ स्ट्रीट फूड भी यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं और थोड़ी शॉपिंग भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये माउंट फूजी का टूर तो बढ़िया था, बट लास्ट प्लेस मुझे एवरेज ही लगी। तो ये जो माउंट फूजी की डे ट्रिप थी, इसके लिए क्या मैंने पे किया बता देता हूँ। लगभग 7,000 रुपये एक पर्सन के देने पड़ते हैं, जिसमें इंक्लूड रहता है आपका ये पूरा साइट सीन। इसके साथ ही साथ आपका होटल से पिक एंड ड्रॉप इंक्लूड रहता है। बुकिंग मैंने की थी क्लूक से मैंने घर पे ही बैठे बैठे इसकी बुकिंग कर ली थी और वहीं पे वाउचर मिल गया था मुझे। और जब मैं यहाँ पे आया तो एक दिन पहले मुझे कॉल आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि आपका ये का कल का शेड्यूल है। और फिर उसके बाद सुबह सुबह ये आ भी गए और अपना पिकअप हो गया और अब जा रहे हैं ड्रॉप के लिए। तो मतलब क्लूक से ये रहता है कि आपका आसानी से सारी बुकिंग हो जाती है। तो अब कहीं भी जापान में घूमना है, मैंने तो किया है, आप भी कर लेना बुकिंग। लेकिन माउंट फूजी की बिना पिक ड्रॉप के टूर लेते हैं तो 4,000 रुपए से कम में भी हो जाती है। बस टोक्यो में एक लोकेशन से आपको पिक किया जाता है। क्योटो में मेरे होटल का ये रहा रूम और इसकी लोकेशन है शिजो होरिकावा। ये जो लोकेशन है, जो मेन रेलवे स्टेशन है क्योटो का, वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है और आप बस से केवल 120 रुपये में यहाँ पर 10 से 15 मिनट में पहुँच सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो होटल का रूम मैंने बुक करवाया है, ये करवाया है हॉरिजन टूर्स के थ्रू। तो अगर आपको जापान में कहीं भी होटल वगैरह बुक करवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपके सामने है। इसके अलावा जापान के अलावा यूरोप वगैरह में भी इनके सर्विसेज है, आप कांटेक्ट कर लेना। मतलब कहीं पे भी जाना हो तो होटल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे प्राइस आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर जो रूम बुक किया है इसमें काफ़ी सुविधाएं हैं, मतलब ये ट्विन बेड है ही, इसके अलावा टीवी, फ्रिज और ये सब तो केटली वेटली है ही। इसके साथ ही यहाँ पर एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली है, ये ह्यूमिडिफायर है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी वगैरह भी होती है गर्मी के टाइम में, तो ये भी इस बार सुविधा मिली हुई है यहाँ पर। और अंदर जो टॉयलेट मैंने देखा है यहाँ पे भी था और टोक्यो में भी था, दोनों ही जगह पे टॉयलेट पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। तो वो जेट स्प्रे वाला इशू यहाँ पे अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। और कई जगह मॉल्स वगैरह में भी गया हूँ तो वॉशरूम में ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको टॉयलेट पेपर का यूज़ नहीं करना पड़ता है। हॉरिजन टूर्स के थ्रू मुझे होटल लोकेशंस चूज करने में भी काफी हेल्प मिली और ओवरऑल
जापान ट्रिप की आइटनरी भी इन्होंने काफी सॉर्टेड कर दी, जिससे यहाँ घूमना काफी इजी भी हो गया। क्योटो से नेक्स्ट डे मैं ओसाका पहुंचा, जो पॉपुलेशन वाइज जापान के योकोहामा सिटी के बाद जापान की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है और यहाँ पर भी काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। जापान के टोक्यो शहर में डिज्नीलैंड है, तो यहाँ पर ओसाका सिटी में यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ पहले भी मैं सिंगापुर में गया था, लेकिन यहाँ का कैसा है वो जानते हैं। और इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि आप जब जापान आ रहे हैं तो आपको डिज्नीलैंड जाना चाहिए या फिर यहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में जाना चाहिए। दोनों के टिकट प्राइस में क्या डिफरेंस है, कौन बेटर है, सब कुछ जानेंगे और साथ में कुछ एडवेंचर भी करेंगे। ये अभी पूरी की पूरी लेन है, अभी एंट्री किया नहीं है, एंट्री करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़। यूनिवर्सल स्टूडियोज में भी हमारा डिज्नीलैंड की तरह ही परेड के साथ वेलकम हुआ, लेकिन ये परेड डिज्नीलैंड से बहुत बढ़िया थी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल के सारे कैरेक्टर्स के साथ ये परेड हो रही थी। ये रहा मारियो, अभी थोड़ी देर पहले मिनियंस आए थे और भाई बहुत मतलब बचपन में जो देखा करते थे ना मारियो, वो खेल खेल के हम सब बड़े हुए हैं। हेलो, ये देखो पूरा आ गया, ये पूरा एकदम बढ़िया होली खेल रहे हैं। ओ ड्रैगन असली मारियो अपना वाला। भाई यहाँ की जो रोलर कोस्टर है वो ज़बरदस्त है। ये देखो पहले एकदम ऊपर बड़े प्यार से ले जाते हैं कि वही धीरे धीरे जा रही है, और फिर उसके बाद जो ये लोग ड्रॉप करते हैं ना, ये देखो अभी आवाज़ें आएंगी। गजब ड्रॉप करते हैं, मतलब एकदम से नीचे जाता है और फिर उसके बाद लगभग 1.5 से 2 मिनट की राइड रहती है, लेकिन इसके लिए आपको लगभग 1-2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। वीकडेज़ में आए यूनिवर्सल में और सुबह सुबह जल्दी आ जाएँ यहाँ पे, और इवनिंग में मतलब आराम से जाएं। सबसे पहले आगे यही सब जो थ्रिलिंग वाली राइड है ये सब कर लें। यूनिवर्सल स्टूडियोज में इसके अलावा भी कुछ रोलर कोस्टर हैं और ये शानदार वाली स्प्लैश राइड भी होती है। शार्क के साथ भी थोड़ी एडवेंचर आप कर सकते हो, और एक ऐसा शो भी होता है जिसमें पूरा एक्शन देखने को मिल जाता है। यूनिवर्सल का वाटर वर्ल्ड में जो शो चलता है वो आपको देखना चाहिए। मतलब इसको आप कंपेयर करोगे, अगर आप थाईलैंड गए होगे तो सफारी वर्ल्ड में एक शो होता है, उसमें भी सेम ऐसे ही बम बम फटते हैं, खूब एक्शन होता है, लेकिन यहाँ वाला मुझे ज़्यादा पसंद आया। ज़्यादा कुछ बम फटे थे ना, ज़्यादा एक्शन हुआ था, इसलिए ज़्यादा नहीं, मतलब 20 से 25 मिनट या आधे घंटे का शो होता है, पर फुल मज़ा आया। किड्स के लिए भी यहाँ पर एक पूरा डेडिकेटेड एरिया है, जहाँ पर ढेरों अलग अलग राइड्स हैं और मिनियंस से भरा हुआ भी एक पूरा एरिया बनाया गया है। अल्टीमेटली डिज्नीलैंड से यूनिवर्सल स्टूडियोज राइड्स और एक्टिविटीज के मामले में बेहतर लगा, लेकिन आप अपनी ट्रिप में डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल दोनों ही रखना, क्योंकि दोनों के कार्टून कैरेक्टर्स की वजह से फील अलग ही आता है। यूनिवर्सल स्टूडियोज की एंट्री फीस लगभग 5500 रुपए है, जो आप क्लूक से बाई करके जाएं। अदरवाइज यहाँ पर टिकट की लंबी लाइंस में लगना पड़ सकता है और शायद कई बार टिकट्स ही ना मिले। यहाँ के लिए आप एक पूरा दिन रख लेना। ओसाका की पॉपुलर प्लेसेस में से एक है ओसाका कैसल, और ये पीछे आप देख रहे होगे ऊंची सी इमारत है। कैमरे में तो छोटी सी दिख रही होगी, लेकिन भाई सामने से बहुत ऊंची है। इवन इसके बाहर की ये जो किले नुमा दीवार बनी हुई है वही काफ़ी ऊंची सी दिख रही है। तो इसके अंदर जाते हैं, अंदर भी देखते हैं और थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानते हैं। ओसाका कैसल का निर्माण 1583 से 1597 के बीच हुआ था, जो टोयोटोमी हिडेयोशी ने पावर और अथॉरिटी को दिखाने के लिए करवाया था। टोयोटोमी हिडेयोशी एज ए यूनिफायर जाने जाते थे, जो जापान के अलग अलग रूलर्स को एक करके एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाए थे। ये कैसल लगभग 8 फ्लोर का है, जिसके कुछ फ्लोर्स पर म्यूजियम भी बनाए गए हैं। वहीं बिल्कुल टॉप पर ऑब्जर्वेशन डेक है। कैसल को बाहर से देखना बिल्कुल फ्री है, जबकि ऊपर तक जाने के लिए 700 रुपए की एंट्री फीस पे करनी पड़ती है। इवनिंग हो चुकी है और इवनिंग में ओसाका में मैं पहुंच चुका हूं यहाँ के नाम्बा सेंटर में। नाम्बा
पूरी एक मार्केट है ओसाका की, और इसके आसपास में भी कई सारी मार्केट है। यहाँ पर गिफ्ट्स की शॉप है, खाने पीने की ढेरों शॉप है, क्लब्स हैं। इवन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुझे देखने को मिल रहा है और जो ज़्यादा चमक धमक के साथ दिख रहा है वो है यहाँ पर गेमिंग सेंटर। मतलब यहाँ पर लोग क्रेज़ी हैं गेम्स वगैरह खेलने के लिए, और दुकानें बड़ी ही प्यारी प्यारी से हैं। मतलब फ़ील आएगा कि एकदम वो जापानीज़ वाले बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, तो ऐसा इस पूरी लेन में आपको देखने को मिलेगा। दुकानें काफ़ी सारी हैं और इवनिंग का समय आपको इसी एरिया में घूमना चाहिए। यहाँ पर आप शॉपिंग के लिए आ सकते हैं। इसके साथ ही टैक्स फ्री शॉप्स भी बहुत सारी होती है। ओसाका के इस एरिया में बहुत ज्यादा नाइट लाइफ तो नहीं दिखी, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट्स, मसाज पार्लर्स और गिफ्ट शॉप्स जरूर मिली। जापान हो या ट्रैवल से रिलेटेड किसी भी डेस्टिनेशन की पर्सनलाइज्ड ट्रैवल गाइडेंस के लिए आप हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ से मैं उमेदा के लिए गया, जहाँ पर ओसाका सिटी की कुछ प्लेसेस हैं। ओसाका में अगर आपको सिटी वाली वाइब लेनी है, मतलब वो चहल पहल और लोगों का थोड़ा क्राउड, इवनिंग में बढ़िया सी लाइटिंग, तो आपको आना चाहिए यहाँ के उमेदा एरिया में। और यहाँ पर दूर अगर आप देखोगे तो ये टावर भी देखने को मिल रही है। ये बेसिकली यहाँ की मतलब एक स्काई टावर है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, बट मुझे उतनी कोई ठीक ठाक लगी नहीं, वर्थफुल नहीं लगी। रीज़न ये था कि या तो आप ऊपर जाओ तब तो ठीक है, ऊपर से व्यू वगैरह देख लोगे, लेकिन नीचे से ऐसा कोई पॉइंट मुझे नहीं मिला जहाँ से बढ़िया इसके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो आपको ऊपर जाएंगे तभी अच्छी मिलेगी। अदरवाइज़ आप इस जगह पे आओ, ये मतलब पूरा मॉल और सारी दुकानों की आपको फौज मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे बढ़िया मतलब वॉक भी आप करोगे, आगे ब्रिज वगैरह बना हुआ है, बढ़िया म्यूज़िक व्यूज़िक चलती रहती है, तो अच्छा लगेगा इस जगह पे। तो मतलब सिटी वाइब लेनी है अल्टीमेटली, तो आपको आना चाहिए उमेदा एरिया में। एक बात का ध्यान रखिए, थोड़ी सी महंगी प्लेस है ये। जापान घूमने का बेस्ट टाइम मार्च से मई के बीच का होता है, जब टूरिस्ट चेरी ब्लॉसम ट्रीज को देखने के लिए आते हैं, और तब जापान कलरफुल सा भी दिखता है। लेकिन इस सीजन में जाना सबसे कॉस्टली भी होता है, तो मिड सितंबर से नवंबर में जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम चेरी ब्लॉसम्स नहीं दिखते। दिसंबर से फरवरी यहाँ टेम्परेचर 2 से 10 डिग्री के बीच चला जाता है। मैं यहाँ अगस्त में आया था, और जून से अगस्त यहाँ आना अवॉइड ही करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्योटो में बज रहे हैं अभी सुबह के 6, और इतनी सुबह मैं निकल रहा हूँ हिरोशिमा के लिए। हिरोशिमा का नाम हम बचपन से पढ़ते आए हैं, और आज जानेंगे वो पढ़ी हुई जगह आखिर दिखती कैसी है। तो अभी यहाँ से बस से जाएंगे रेलवे स्टेशन, बुलेट ट्रेन पकड़ेंगे और बुलेट ट्रेन से पहुँचेंगे हिरोशिमा, और फिर वहाँ पे करेंगे टूर। क्योटो से हिरोशिमा की दूरी लगभग 365 किलोमीटर है, और बुलेट ट्रेन से केवल 1 घंटे 45 मिनट में आप यहाँ पहुँच सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 6700 रुपीज पे करने पड़ते हैं। लेकिन बजट कम है तो बस से ये जर्नी लगभग 2300 रुपीज में भी की जा सकती है, जो लगभग 8 घंटे में हिरोशिमा पहुंचा देती है। ओसाका से लगभग 1.5 घंटे की जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं यहाँ पर हिरोशिमा के रेलवे स्टेशन पर, और अब जाएंगे यहाँ से नीचे की तरफ, और जो टूर कंपनी है वो वेट कर रही है, वहाँ पे जाके फिर हिरोशिमा पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो जो बुकिंग वगैरह करवाई हुई है, क्लूब के थ्रू ही मैंने बुक करवाई थी, तो उसमें ये भी इंक्लूड था बुलेट ट्रेन वगैरह पूरा। आप बिना बुलेट ट्रेन के भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्या प्राइस है एग्जैक्टली वो हम आगे जानेंगे, पहले टूर तो कर लें। हिरोशिमा सिटी को पहली नजर में देखकर लगा ही नहीं कि यहाँ पर कभी परमाणु बॉम्ब गिराया गया होगा, क्योंकि मेरी इमेजिनेशन में इसकी कुछ और ही तस्वीर थी, लेकिन ये सिटी पूरी तरह से डेवलप थी। बस से उतर चुके हैं और अब जा रहे हैं यहाँ पर हिरोशिमा मेमोरियल पीस पार्क में, और जानते हैं इतिहास के बारे में, कुछ पन्ने पलटते हैं यहाँ के। इस पार्क में 1-2 नहीं बल्कि कई सारे मेमोरियल्स बनाए गए हैं। कुछ यहाँ के लोगों को डेडिकेटेड हैं, कुछ बच्चों को, तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ मरने वालों की राख को दफनाया गया है, क्योंकि यहाँ इतनी संख्या में लोग मारे गए थे जो पल भर में राख में तब्दील हो गए थे।
हिरोशिमा के जिस गली में अभी मैं हूँ, ये कोई मामूली गली नहीं है, ये वही जगह है, ये वही स्थान है जहाँ पर एक्चुअली बॉम्बिंग हुई थी। बॉम्बिंग लगभग 600 मीटर की ऊंचाई से हुई थी और यही वो जगह है, यहाँ पे बना भी हुआ है, आप ये देख सकते हो। और जो लिखा है वो मैं बता देता हूँ। लगभग जब बम गिरा था यहाँ पे तो 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे हो गया था और मतलब तुरंत ही लोग ख़त्म हो गए थे, ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ था। और इसको हाइपो सेंटर कहा जाता है। मतलब सुबह 8:15 बजे ये घटना उस टाइम हुई थी। आज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक बिल्डिंग है और पूरी मतलब डेवलप हो चुकी है। इसके साथ ही यहाँ पर ये जो है हॉस्पिटल बन चुका है, तो मतलब काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं चीज़ें यहाँ पर। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पर पढ़ोगे इन चीज़ों को, तब आप उस दौर में एक बार अपने आप को महसूस ज़रूर करोगे। एटम बॉम्ब गिरने के बाद और पहले की यहाँ आपको कई तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। एक फ्री म्यूजियम भी है जहाँ आपको यहाँ के बारे में और भी करीब से जानने को मिलेगा। हिरोशिमा के मेमोरियल पार्क में अभी उस स्थान पर मैं पहुंच चुका हूं जहां बॉम्ब तो नहीं गिरा था, लेकिन यहां से केवल 100 मीटर की दूरी पर बॉम्ब गिरा था। और ये बिल्डिंग जब बॉम्ब गिरा था तब कुछ इस हालत में हो गई थी, मतलब सब जगह सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन इसका ढांचा वैसा ही का वैसा खड़ा था और आज भी वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक हिरोशिमा की इंडस्ट्रियल प्रमोशन बिल्डिंग थी और मतलब अच्छे खासा काम वाम होता था, सुबह का टाइम था। लेकिन जब बॉम्ब गिरा तो यहाँ पर सब कुछ तबाह हुआ, सब कुछ। लेकिन ये वैसा है और जब आप इसको देखोगे तो फील आएगा कि क्या हुआ होगा उस टाइम। और इसको इसीलिए रखा गया है यहाँ पर कि लोग इससे सबक लें कि ऐसी सिचुएशन, कभी वो सिचुएशन आए तो क्या हाल होता है, क्या हश्र होता है। तो एज ए मेमोरियल लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए विनाश का क्या रिज़ल्ट होता है उसको रखा गया है और इसीलिए ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। हिरोशिमा में अब मैं यहाँ के मियाजिमा टूर के लिए जाने वाला था, जिसमें आपको इत्सुकुशिमा नाम के आइलैंड पर ले जाया जाता है, जो आप चाहें तो खुद से भी 300 रुपए की राउंड ट्रिप फेरी टिकट लेकर जा सकते हैं, जहां पहुंचने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड ढेरों छोटी छोटी शॉप्स देखने को मिलेंगी। लेकिन यहां आने का रीजन इन शॉप्स के आगे था। बढ़िया सी मार्केट घूमने के बाद मैं पहुंच चुका हूं इस लोकेशन पर और यहाँ पर अगर आप ये देख रहे होंगे, ये गेट, जितने भी शिंटो श्राइन हैं वहाँ पर आपको इस तरह की यहाँ पर जापान में इस गेट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस गेट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे समुद्र में डूबा हुआ है भाई, और इसको कहते हैं टोरी गेट। और ये तो डूबा ही हुआ है, इसके साथ ही जो यहाँ पर श्राइन बना हुआ है मेन, जहाँ पे एक तरह से टेम्पल स्ट्रक्चर है, वो जगह भी डूबी हुई है। वो किनारे पर है ज़रूर, लेकिन वो भी समुद्र के थोड़ा सा अंदर ही बनाई गई है। तो अभी तो थोड़ा सा लो टाइड चल रहा है, नहीं तो ये और ऊपर तक डूबी रहती है। इत्सुकुशिमा श्राइन को भगवान का घर माना जाता है, इसलिए पुराने समय में यहाँ ह्यूमंस के आने पर भी पाबंदी थी। बाद में यहाँ जब लोग आना स्टार्ट हुए तो उनको भी सारे रिचुअल्स करने के बाद ही एंट्री मिलती थी। आइलैंड पर फ्री रोम करते हुए डियर मिल जाएंगे, जिनको भगवान का मैसेंजर माना जाता है। हाई टाइड के टाइम टोरी गेट फ्लोट करता हुआ भी दिखाई देता है। एटम बॉम्ब के हाइपो सेंटर से ये जगह लगभग 20 किलोमीटर दूर थी, इसलिए यहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। हिरोशिमा के इस डे ट्रिप के लिए मैंने जो पे किया है वो बता देता हूँ। लगभग बुलेट ट्रेन के साथ इंक्लूजन है, वो बताता हूँ पहले। 27,000 रुपये लगे। ओसाका से बुलेट ट्रेन भी मिली और यहाँ पर ये पूरा घूमना फिरना और वापसी भी बुलेट ट्रेन से हो जाएगी, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप केवल ये टूर करना चाहते हो और हिरोशिमा में हो आप, तो इसके लिए आपको 7,000 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि मेरे हिसाब से वर्थफुल नहीं है। क्योंकि दिन भर में इन्होंने क्या घुमाया, एक आइलैंड घुमाए हैं और दूसरा ये पार्क घुमाए हैं। तो ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो। आप यहाँ पे खुद से आ जाओ और उसके बाद आप आइलैंड पे जाना चाहते हो तो आपको 500 येन राउंड ट्रिप फेरी के देने पड़ेंगे, और यहाँ पर तो ये फ्री है ही। तो बाकी आप ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर मेट्रो, बस, ये सब चीज़ों से कर सकते हो, तो बहुत इजी है वो। तो उसके लिए इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आओ, आराम से आपका 2-3 हज़ार में काम हो जाएगा, घूमना फिरना हो जाएगा और मज़ा तो आएगा ही। तो बुलेट ट्रेन से आना है, बुलेट ट्रेन से यहाँ पे आओ।
चाहे तो आप बस से आना है वो भी कर सकते हो, एक दिन रुकना चाहते हो तो रुक भी सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है। पर ये पार्क मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और यहाँ पे सच में आना चाहिए, मतलब इस जगह पे आना चाहिए। काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और आइलैंड मुझे ठीक ठाक सा लगा, उसके लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, हिरोशिमा शहर का ये पार्क अपने आप में काफ़ी हिस्ट्री समेटे हुए है, तो इसको आपको जानना देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि भाई हमने बचपन में किताबों में पढ़ा देखा है, तो यहाँ पे आके देखेंगे तो उसको महसूस कर पाएंगे। जापान के नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में हम आपको क्योटो सिटी घुमाएंगे और ढेरों फैक्ट्स एंड टिप्स के साथ पूरी जापान ट्रिप का बजट और आइटनरी भी जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए जापान सीरीज के सारे पार्ट्स जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।